हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं उत्सर्जन टॉपिक चैप्टर 1 जया प्रक्रम का क्लास 10th बायो का। तो उत्सर्जन में सबसे पहले उत्सर्जन होता क्या है, हर बार उसी तरीके से देखेंगे जिस तरीके से हर टॉपिक को हम लोग देखे हैं। तो उत्सर्जन क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे। तो किसी जीव के शरीर से अवशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है। सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा था पोषण में आप लोग भोजन ग्रहण कर रहे थे। श्वसन, उसमें आपको उस भोजन से ऊर्जा मिल रहा था। और तीसरा था हम लोग के परिवहन, उस भोजन को पूरे शरीर तक पहुंचा देना। अब उसमें से जो भी बेकार पदार्थ बचेगा अब उसको शरीर से बाहर निकालना है। तो उसी बेकार पदार्थ को किसी जीव के शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। आप लोग का टॉपिक ये जो चैप्टर है एकदम टर्म वाइज है। पहले में आप लोग देखे भोजन ग्रहण, दूसरे में ऊर्जा, तीसरे में पूरे शरीर तक पहुंचाना और चौथे में बेकार पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है हम लोग में, उत्सर्जन। अब उत्सर्जन में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं वो मैंने लिख दिया। एक जोड़ी वृक्क किडनी होती है आप लोग की दोनों तरफ जो होती है। दूसरा है मूत्राशय, उस किडनी एक जोड़ी वृक्क से जो नली निकलती है उसे उदर वाला भाग मूत्राशय कहलाता है। और उसके नीचे एक नली निकलती है उसे हम मूत्रवाहिनी बोलते हैं, जिसके द्वारा आपका जो रक्त होता है वृक्क में छन के जो भी बेकार पानी यूरिक अम्ल निकालता है वो यूरिक अम्ल उसी मूत्रवाहिनी के द्वारा बाहर आ जाता है। तो रुधिर से यूरिक अम्ल कहाँ अलग होते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है आप लोग का कि जो रक्त है, रक्त से यूरिक अम्ल जो होता है हमारे शरीर में जो बन जाता है वो कहाँ अलग होते हैं। तो हमारे किडनी में यानी वृक्क में अलग होते हैं। उसके बाद इसमें एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, नेफ्रॉन का चित्र सहित वर्णन करें। एक ये बायो में आप लोग का एक फ़ायदा ये है कि आप लोगों को 5 मार्क्स के क्वेश्चन हर बार जैसे आते हैं पता चल जाता है कि फिक्स हो जाता है कि इसी में से आएंगे। बाकी सब्जेक्ट में थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है पर इस सब्जेक्ट में पता चल जाता है कि ये 5 मार्क्स का है, ये 5 मार्क्स उस टर्म के वाइज से हम लोग 5 मार्क्स के अलग कर देते हैं क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है आप लोग का, नेफ्रॉन का चित्र सहित वर्णन करें। पहले नेफ्रॉन है क्या, तो जैसे आप लोग के शरीर की इकाई कौन है, कोशिका, वैसे ही हमारी जो किडनी है उसकी इकाई कौन है, नेफ्रॉन है। यानी वृक्क की क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। क्रियात्मक क्यों, कार्य करने वाली जो इकाई है किडनी की उस इकाई को हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। तो नेफ्रॉन सुन के घबराइएगा मत, कहाँ क्या किडनी में आपके पाया जाता है। अगर आप लोग को देखना है कि नेफ्रॉन कहाँ है तो वीडियो आप यूट्यूब पे देखेंगे ये किडनी की इकाई नेफ्रॉन के बारे में, तो वो आपको पार्ट बाय पार्ट दिखा देगा प्रैक्टिकल करके भी। तो वृक्क की क्रियात्मक इकाई को हम नेफ्रॉन कहते हैं। उसके बाद नेफ्रॉन का चित्र आप लोग याद से बना लेंगे। बहुत इजी तरीके से मैंने बना दिया, बुक में थोड़ा हार्ड टाइप में दिया हुआ है तो इस चित्र को भी आप लोग बना सकते हैं। इसमें जो ये कटोरी जैसे भाग दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं बोमेन संपुट। क्या बोलते हैं, बोमेन संपुट बोलते हैं। उसमें कुछ नलियाँ निकली होती हैं, धमनी सिरा आप लोग को पता तो है ही। सिरा से अशुद्ध खून जाता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वाला, और धमनी से शुद्ध खून यानी ऑक्सीजन वाला खून प्रवाह होता है। तो ये दोनों नलियाँ जुड़ी होती हैं बोमेन संपुट से। बोमेन ये जो ऊपरी भाग होता है कटोरी वाली भाग। उसके बाद इसमें कुछ गुच्छ पाए जाते हैं, कोशिका के गुच्छ, उसे हम लोग ग्लोमेरुलस बोलते हैं या इसको कोशिका गुच्छ भी बोलते हैं, कोशिकीय गुच्छ बोला जाता है। तो इसे हम लोग ग्लोमेरुलस बोलते हैं। उससे नली जुड़ी हुई है और लास्ट में उसे हम लोग संग्राहक नलिका बोलते हैं। ये संग्राहक नलिका, इसमें क्या होता है कि जब यहाँ से छन के निकलता है जो खून हम लोग का होता है उसमें जो यूरिक अम्ल होते हैं वो छन के बाहर आ जाते हैं। बाय चांस अगर यूरिक अम्ल में कोई पदार्थ छिपा भी रह गया यानी बाहर निकल गया तो यहाँ संग्राहक नलिका तक पहुँचते पहुँचते क्या होता है कि वो पानी अलग हो जाता है और जो भी अच्छे पदार्थ चले गए होते हैं वो वहाँ से फिर से वापस उसमें चले जाते हैं। तो इस कोशिकीय गुच्छ तक यहाँ से ये सारी प्रक्रिया चलते रहती है और लास्ट में यूरिक अम्ल मूत्रवाहिनी के द्वारा बाहर आ जाता है। सबसे पहला हम लोग लिखेंगे बोमेन संपुट के बारे में। यह एक प्याली जैसी रचना है जिसे बोमेन संपुट कहते हैं। यह कोशिकाओं के गुच्छ को घेरता है।
तो ये क्या कर रहा है हम लोग का, ये पहले जैसी रचना है जिसे हम वोमेन संपुट बोल रहे हैं, ये कोशिका के गुच्छ को क्या कर रहा है, घेर के रखा है चारों तरफ से। उसके बाद विरिक नलिका, यह एक ऐसा मार्ग है जो वोमेन संपुट से प्रारंभ होकर संग्राहक नलिका तक फैला होता है। ये आप लोग देख रहे हैं कि ये नली जो है कहाँ से स्टार्ट हुई है, इससे स्टार्ट हुई है, कहाँ तक फैली है, इस संग्राहक नली तक फैली हुई है। उसके बाद तीसरा पॉइंट संग्राहक नलिका, इसमें अनेक विरिक नलिका खुलती हैं। ये नलिका अंत में मूत्रवाहिनी से जुड़ी होती है और इसके द्वारा क्या होता है, जो मूत्रवाहिनी से जुड़ी होती है, मूत्रवाहिनी के द्वारा यूरिक अम्ल शरीर से बाहर आ जाते हैं। शरीर से बाहर आ जाते हैं। तो आप लोग देखेंगे 5 मार्क्स का आप लोग को शॉर्ट इसलिए और अपने भाषा में इसलिए लिख के दिया जाता है ताकि इजी लगे और याद हो जाए। क्या फ़ायदा उस आंसर का जो एक हार्ड भी हो जाए, ऐसा मतलब कि लॉन्ग कर दो और कोई एक लाइन भी ना लिख पाए। तो आप लोग शॉर्ट ही लिखिए, पर ऐसा लिख दीजिए कि उसमें सारा चीज़ आ जाए, मेन पॉइंटें जुड़ जाए। शॉर्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग उसमें से 2 लाइन हटा दें, नहीं, शॉर्ट इस तरीके से करिए कि आपका मेन पॉइंट रहे उस आंसर में, कोई देखे तो उसको करेक्ट लगे। तो उत्सर्जन में आप लोग का कुछ नहीं है, बस यही 2 टॉपिक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव आते हैं कि पेड़ पौधा का उत्सर्जी पदार्थ कौन है। तो आप लोग जानते हैं कि ये जो टैनिन है और ये गोंद, ये सब हमारा क्या है, ये सब उत्सर्जी पदार्थ है, बेकार पदार्थ है जो पौधों से बाहर निकलते, पौधे खराब हो जाते हैं तो देखे होंगे आप लोग लस्सा के जैसे कुछ पदार्थ निकलते हैं। तो वो सारे हमारे पदार्थ उत्सर्जी पदार्थ पौधों में हो गए। और मनुष्य में उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल हो गया जो विरिक में छन जाता है और मूत्रवाहिनी के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। और ये विरिक की इकाई कौन है, हम लोग का नेफ्रॉन है। उत्सर्जन में भाग लेने वाले कौन कौन से अंग है, तो एक जोड़ी विरिक, मूत्राशय, मूत्रवाहिनी। उत्सर्जन किसे कहते हैं, तो किसी जीव के शरीर से अवशिष्ट पदार्थ का बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है। इसमें मेन सबसे इस टॉपिक को पढ़ाने का मतलब मेरा नेफ्रॉन ही था। ये जो भी है बस नेफ्रॉन एक टॉपिक के लिए इसको पढ़ना है, नेफ्रॉन के लिए पढ़ना है। आप लोग देखेंगे बुक में भी तो इसका टॉपिक छोटा दिया हुआ है, तो इस नेफ्रॉन को रट लीजिएगा क्योंकि ये बहुत बार आ चुका है। आप लोग क्वेश्चन बैंक में देख लीजिएगा, बहुत बार आ चुका है, 1-2 बार नहीं। इससे पहले वाले में भी एग्ज़ाम में भी आया था ये नेफ्रॉन के बारे में। बाकी टोटल आप लोग का क्वेश्चन यहाँ मैंने लिख दिया है कि इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन से क्वेश्चन देखे थे। सबसे पहले हम लोग ने देखा था टॉपिक कौन सा, ये पोषण का टॉपिक। पोषण टॉपिक में हम लोग ने देखा था कि पोषण किसे कहते हैं। तो पोषण क्या है, भोजन ग्रहण किए उससे ऊर्जा मिला, पूरे शरीर तक ऊर्जा पहुंचा, उस ऊर्जा के द्वारा जो भी हम क्रिया करते हैं इस प्रक्रिया को क्या बोल रहे हैं, पोषण बोल रहे हैं। पोषण 2 प्रकार के थे, स्वपोषी तथा विषमपोषी। इसमें आप लोग का ये क्वेश्चन आता है कि स्वपोषी तथा विषमपोषी में अंतर स्पष्ट करें। इन लोगों का प्रकार नहीं आता है पर ये जरूर आता है कि स्वपोषी विषमपोषी में क्या अंतर है। तो जो स्वयं से अपना पोषण बनाए उसे स्वपोषी, जो दूसरों पर निर्भर रहे उसे विषमपोषी। और इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। इसमें स्वयं से भोजन तैयार करने की क्षमता होती है, इसमें नहीं होती है। जो चीज़ देखिए आप लोग कि ये चीज़ अंतर पाया जा रहा है तो उस चीज़ को आप लोग लिख देना। इसमें भोजन बनाने के लिए सूर्य की प्रकाश, CO2 आदि का प्रयोग होता है, पर इसमें इन सब की ज़रूरतें नहीं होती। इस प्रकार से पॉइंट वाइज आप लोग आंसर लिख देना। उसके बाद दूसरा है हम लोग का प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो पौधे उन चीज़ों, कौन सी चीज़ों, सूर्य किरणें, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या था, जल, इनकी सहायता से जब भोजन बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पर ये जरूर लिखिएगा आप लोग कि पादपों में, नहीं तो अगर ये पादप अगर छोड़ते हैं या पौधे आप लोग छोड़ते हैं तो आपका आंसर करेक्ट नहीं होगा। तो ये जरूर जोड़ेंगे कि पौधों में इनकी सहायता से भोजन तैयार किए तो इस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और इसमें कच्ची सामग्री का नाम पता ही है। उसके बाद समीकरण लिख देना है। समीकरण में 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे, कोई डाउट नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड जल लेना है, उसके बाद ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल मिलेगा, उसी को संतुलित करना है आप लोग को।
उसके बाद हम लोग ने देखा था अमीबा में पोषण। तो अमीबा में भी देख रहे थे कि भोजन को देखकर कुछ आकार बना लेता है, जिससे हम कुटपाद बोलते हैं। और यहीं से ऑब्जेक्टिव आता है कि अमीबा अपना भोजन किस प्रकार ग्रहण करता है, तो कुटपाद के द्वारा। तो वहीं से ग्रहण करता है, फिर राजधानी बना लेता है, उस राजधानी में भोजन को रख लेता है। उसमें पाचक एंजाइम होते हैं जो भोजन को पचा देते हैं, और जो भी बेकार भोजन पर बचता है वो बाहर निकल जाता है उसी राजधानी से। उसके बाद मानव में पोषण का चित्र, तो मानव में मुख से स्टार्ट होकर हमारा बड़ी आंत तक था, और जो भी इनमें अंग काम किए, मुख, उसके बाद ग्रसनी, फिर अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। यही पॉइंट आप लोग को याद रखना और इस पॉइंट के बारे में लिख देना है कि इस पॉइंट का काम क्या क्या है। उसके बाद इसमें चित्र जरूर आप लोग बनाएंगे, इसमें चित्र और इसमें चित्र, इन दोनों, ये दोनों लॉन्ग है इस टॉपिक में आप लोग का। उसके बाद श्वसन में वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन में अंतर मैंने लिखवा दिया था कि क्या अंतर है, और किण्वन की प्रक्रिया को समझाए। इस पॉइंट को, इस क्वेश्चन को मैंने नहीं लिखवाया है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ट्राई करेंगे कि इसको एनसीईआरटी से खोज के लिखे। अगर जिसको नहीं मिलेगा, जो डेली पढ़ते हैं, डेली क्लास करते हैं, वो कमेंट करेंगे, तब जाके इसका आंसर बताया जाएगा कि किण्वन की प्रक्रिया क्या है, ताकि पता भी चल जाए कि कौन कौन डेली पढ़ाई करते हैं। तो किण्वन की प्रक्रिया को इस बार, इस पॉइंट को हम नहीं बताएंगे, इस पॉइंट को आप लोग खुद से खोजेंगे। जब नहीं मिलेगा, नहीं पता चलेगा, तब इस पॉइंट को हम समझाएंगे किण्वन क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे रिलेटेड है इस अवायवीय श्वसन से। और इतना आपको हिंट दे रही हूँ कि ये किण्वन की प्रक्रिया आप लोग का ईस्ट में होता है, अवायवीय श्वसन की उपस्थिति में। तो आप लोग किण्वन खुद से समझ के खुद से लिखेंगे, नहीं आएगा तो कमेंट कर देंगे। उसके बाद हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, मानव में श्वसन की प्रक्रिया अथवा फेफड़ा का चित्र सहित वर्णन करें। ये भी आप लोग का 5 मार्क्स का है। जो मैं टिक कर रही हूँ वो 5 मार्क्स का ये नहीं है, ये 2 मार्क्स का है। जो मैं टिक कर रही हूँ वो आप लोग का 5 मार्क्स का है। आप लोग देख लेंगे, श्वसन की प्रक्रिया में भी चित्र जरूरी है फेफड़ा का, और उसका पॉइंट वाइज आप लोग वर्णन कर लेना, परिभाषा। फिर हमारा तीसरा है परिवहन, रक्त के कार्य लिखे। उसके बाद इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है, हृदय का नामांकित चित्र बनाए, कार्य का वर्णन करें। और तीसरा क्वेश्चन है, धमनी तथा शिरा में अंतर स्पष्ट करें। ये सारा आप लोग को आंसर लिखवा दिया। और उत्सर्जन में हम लोग ने देखा है कि उत्सर्जन से क्या अभिप्राय है, नेफ्रॉन का चित्र। यानी टोटल आप लोग के लॉन्ग क्वेश्चन कितने हो गए, 5 क्वेश्चन आप लोगों के लॉन्ग है, जिसमें अमीबा में पोषण चित्र सहित वर्णन करें। ये आता तो हर बार है पर छोटा है इस सब से। तो आप लोग के इस चैप्टर में से, इस पहले चैप्टर में से एनसीईआरटी के जय पर क्रम से 5 मार्क्स के टोटल 5 क्वेश्चन हैं। इन 5 क्वेश्चन को आप लोग क्लियर ज़रूर कर लेना, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। लॉन्ग क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, लॉन्ग क्वेश्चन पहले क्लियर रहना चाहिए। उसके बाद आप लोग शॉर्ट खुद से सोचना कि हम लोग परिभाषा जितना खुद से लिखोगे उतना ही बेस्ट होगा। तो अगला बार हम लोग, अगर जिसको केमिस्ट्री पढ़ना है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि हम लोग को केमिस्ट्री पढ़ना है, तो केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा। नहीं तो हम लोग का रेगुलर बायो ही चलता रहेगा। नेक्स्ट चैप्टर जो भी है, या देखा जाएगा तो तीसरा चैप्टर आप लोग का, नेक्स्ट चैप्टर ये नियंत्रण समन्वय है, और तीसरा जनन है, जीवों में जनन। तो जो चैप्टर अगर आप लोग को बायो ही पढ़ना है तो कमेंट करना कि बायो ही लगातार। वैसे तो बायो पढ़ाई होगा, मतलब बीच में अगर किसी को केमिस्ट्री भी पढ़ना हो तो कमेंट कर सकता है। हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे और उसके बाद बायो चलेगा लगातार आप लोग का। तो इसमें जो भी आप लोग का सिलेबस है, जहाँ से भी क्वेश्चन आएगा या आने वाला है, वो सारा चीज़ बता दिया जाएगा। और आप लोग फेयर ज़रूर तैयार कर लेंगे। और जिसको पीडीएफ लेना होगा वो एसके साइंस के ग्रुप में जो भी जुड़े हुए हैं, उस एसके साइंस के ग्रुप में मैसेज करके उस पीडीएफ को ले लेंगे बायो का फर्स्ट चैप्टर का। क्योंकि जैसे जैसे पढ़ाया गया है, इस जैसे मैंने डेली वीडियो में पढ़ाया, उस वीडियो का आप लोग का पीडीएफ बना हुआ है। तो पीडीएफ आप लोग को लेना होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैसेज कर सकते हैं। बाकी जिसको नहीं समझ में आया होगा वो भी मैसेज करेंगे, जिसको समझ में आएगा वो भी। और बाकी ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि सपोर्ट मिलते रहे मुझे भी। तो केमिस्ट्री पढ़ना होगा तो ज़रूर आप लोग कमेंट करिएगा कि हम लोग को केमिस्ट्री पढ़ना है। तो केमिस्ट्री भी इतने ही बेस्ट तरीक़ा से पढ़ाया जाएगा जिस बेस्ट तरीक़ा से आप लोग को बायो पढ़ाया गया है। कि थैंक यू।